यस। हाँ तो सर हम जो है वो क्लब अकाउंट्स पढ़ रहे थे बेटा, और हमने आज इसके जो है वो ट्रॉपिकल पास्ट पेपर्स करने हैं। आए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहता है बेटा, सक्सेसफुल क्लब प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू बेटा? आओ जरा पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था जो भी जब भी थ्योरेटिकल एमसीक्यूज होंगे तो जो गलत आंसर होंगे वो उनको मैं हटाऊंगा। तो आ जाए जरा, क्या कहता है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। द ट्रेडिंग अकाउंट शोज अ सरप्लस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज अ प्रॉफिट। गलत बता रहा है बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट बताता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो सरप्लस बताता है। सही है सर। अब बी पे आओ जरा। कहता है ट्रेडिंग अकाउंट शोज अ प्रॉफिट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। गलत बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सरप्लस बताता है। ट्रेडिंग अकाउंट शोज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज अ प्रॉफिट। गलत है बेटा। सी इज माय आंसर बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट बताता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर सरप्लस बताता है। बहुत आसान है बेटा। उसके बाद कहता है अ क्लब रिकॉर्ड इट्स इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन, हाउ डज इट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि हम रीवैल्यूएशन मेथड यूज करते हैं बेटा, जिसमें हम ओपनिंग एड परचेज लेस डिस्पोजल लेस क्लोजिंग करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो हमें इसी तरह इसमें भी करना है बेटा। वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ द ईयर प्लस इक्विपमेंट परचेस्ड माइनस वैल्यू एट एंड ऑफ द ईयर, ये हमारा डेप्रिसिएशन निकलता है। डिस्पोजल नहीं है बेटा तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। आगे हैं बेटा। आपसे कहता है अ स्पोर्ट्स क्लब चार्जेज इट्स मेंबर्स एन एनुअल फी ऑफ $100। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिया हुआ है बेटा। कहता है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब आओ जरा, पहले तो हम निकाल लेते हैं बेटा। अगर हर मेंबर $100 देता है तो हम निकाल लेते हैं कि कितने कितने मेंबर्स से बीडीसीडी में। ठीक है। आओ जरा, 400 में 400 अमाउंट है और एक मेंबर अगर 100 देता है बेटा तो ऐसे हैं चार मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने जिनकी इनकम अक्रूड है। आपको अगर फॉर्मेट याद हो, अप्पा का अकाउंट बनता था, यहां एरियर्स आता था, यहां एडवांस आता था बेटा। यहां पे एडवांस आएगा बेटा और यहां पे एरियर्स आएगा। सही है सर। अब सुनना सर, और 600 डिवाइड बाय 100 कर लो तो 6 मेंबर्स ने एडवांस पे किया है। और यहाँ पे अगर 300 डिवाइड बाय 100 कर लूं तो 3 मेंबर्स हैं जिन्होंने एडवांस दिया है। और यहाँ पे 8 ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपनी सब्सक्रिप्शन पे नहीं की है। क्लब की सर्विसेज यूज कर ली है लेकिन पे नहीं की। सर आप ये क्यों कर रहे हैं? के देखा तो उसमें मेंबर्स का जिक्र आ रहा था तो मैंने एक ही दफा सारे मेंबर्स निकाल लिए। अब सुनना बहुत गौर से, पहला वाला पढ़ते हैं। 4 मेंबर्स हैड पेड इन एडवांस एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। गलत। 4 मेंबर्स ने एडवांस नहीं, एरियर्स दिए हैं बेटा। जो एडवांस वाले हैं वो 6 मेंबर्स हैं। तो ए मेरा आंसर नहीं हो सकता। आगे आओ। उसके बाद कहता है 120 मेंबर्स पेड देयर फी ड्यूरिंग द ईयर। सर आप चेक करो आपको पैसे मिले कितने हैं। 11,300 मिले हैं बेटा। तो अगर मैं 11,300 को 100 से डिवाइड करूं तो कितने मेंबर्स आते हैं जरा बताओ। कि 113 मेंबर्स आते हैं बेटा। इसका मतलब सर 120 मेंबर्स ने फी पे नहीं की, 113 मेंबर्स ने फी पे की है। विच इज बी इज नॉट द आंसर। उसके बाद कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। कहता है एरियर डिक्रीज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। सर अभी हमें कैसे पता चलेगा? सर ओपनिंग में एरियर्स 400 थे, क्लोजिंग में एरियर्स 800 हो गए हैं। एरियर्स का बैलेंस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। यानी सी इज नॉट माई आंसर। डी पे आओ। द क्लब हैड 120 मेंबर्स ड्यूरिंग दैट। सर मेरे पास 12,000 की इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। मेंबर्स चाहे जितना भी पे करें मेरी हर साल इनकम 12,000 होगी। 12,000 अगर मेरी इनकम है बेटा और एक मेंबर को अगर $100 देने हैं तो मेरे पास 120 मेंबर्स पूरे साल क्लब के मेंबर्स बने। यानी डी इज माय आंसर। क्या ये क्लियर है? हमें जल्दी से बताएं। जो लोग ये कह रहे हैं सर आप 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, बेटा उसने कहा है एक मेंबर जो है वो $100 देगा। तो मेंबर्स निकालने के लिए क्या करूंगा? अगर मेरे पास अमाउंट है 400 की और एक मेंबर अगर $100 देता है तो कितने मेंबर्स ने 400 कैसे आएगा बेटा? 4 × 100। ईशा क्लियर है? एक मेंबर साल के क्लब यूज करने के $100 देगा बेटा। तो अगर 400 की अमाउंट है और एक मेंबर $100 देता है तो पता चल जाएगा कितने मेंबर्स थे। मैथ से ना बेटा। चलें आगे हैं।
उसके बाद बेटा कहता है विच टर्म इन क्लब और सोसाइटी मीन्स द सेम एज कैपिटल। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में बेटा, क्लब की अक्यूमुलेटेड फंड नाम होता है बेटा, ओनर नहीं होते इसलिए नाम कैपिटल यूज नहीं करते, यहाँ मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं तो अक्यूमुलेटेड फंड नाम होता है। इजी। आगे हैं। उसके बाद कहता है सम मेंबर्स ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब हैड नॉट पेड देयर एनुअल सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी एरियर सीडी की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था एरियर सीडी क्या है, जहां पे मेंबर्स ने क्लब की सर्विस यूज कर ली है, हमने इनकम अर्न कर ली है लेकिन अभी पैसे नहीं मिले। इनकम इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यही मतलब बताया था बेटा। यानी मेरे को रिसीव करना है, यानी अकाउंट रिसीवेबल। एरियर सीडी हमेशा एसओएफपी करंट एसेट में जाता है बेटा। सर क्या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आएगा? नहीं सर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में नहीं आ सकता क्योंकि पैसे ही नहीं मिले ना। अभी लिखा है इनकम इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स वाले ऑप्शन आ रहे हैं ये तो मेरे कभी आंसर हो ही नहीं सकते। डायरेक्टली मेरा आंसर डी है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे आएगा? बेटा अक्रूड को ऐड करते थे, याद करो, और प्रीपेड को करते थे लेस, तो अक्रूड ऐड हो रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा ना बेटा, और एसओएफपी में करंट एसेट में आएगा। क्या ये क्लियर? सर आगे कहता है अ क्रिकेट क्लब सेट अप अ स्नैक बार ऑन 1 जन बेटा। सर 1 जन का मतलब है बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है तो ओपनिंग इन्वेंट्री जीरो होगा बेटा। सही है सर। अब आए, आपसे कहता है रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ स्नैक्स इतनी है बेटा, यानी सेल्स हमारी हो गई, कॉस्ट हमारी इतनी हो गई, वेजेस हमारी इतनी हो गई, और कॉस्ट ऑफ स्नैक्स अनसोल्ड, अनसोल्ड का मतलब, और दिसंबर 2019 से यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है। ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगा बेटा, जीरो होगा। मुझे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, बड़ा ही सिंपल बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट, कोई अगर फॉर्मेट नहीं बनाना चाहता है एमसीक्यू के लिए ना बनाए, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं बेटा। सर सेल्स है 3250, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री है नहीं बेटा, परचेजेस है 2500, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री है 520। जरा बता देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना आ रहा है? हाँ भाई, और ग्रॉस प्रॉफिट बता देंगे कितना आ रहा है? लेस वेजेस कर दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। वेजेस हैं 250 की बेटा। जरा पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स बता दो कितना आ रहा है? 2500 माइनस 520, आई थिंक 2480 आएगा। जरा चेक कर लो, चेक करो 2480 आता है बेटा। नहीं सॉरी, 2080 आएगा, सॉरी माय बैड। चेक करो, जल्दी कैलकुलेटर उठाओ ना यार, इतना टाइम थोड़ी है। चेक करें, 2080 आ रहा है, 1980 आ रहा है। ओके, माइनस करो बेटा सेल्स इसमें से, 3250 में से 1980 माइनस करें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। बताएं कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? 1270। माइनस कर दो बेटा 250 इसमें से, प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1020। चेक करो, सी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर? जल्दी बताएं हाँ। सर उसके बाद कहता है अ क्लब हैड फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, व्हाट वाज द अक्यूमुलेटेड फंड? मैंने आपको बताया था एसेट माइनस लायबिलिटी बेटा, ये एसेट है। कैफे एक्सपेंस ओइंग लायबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन ओइंग इनकम है, एसेट है। बैलेंस एट बैंक डेबिट है तो एसेट है। ओइंग क्रेडिटर्स टू सप्लायर्स लायबिलिटी है, कैफे इन्वेंट्री एसेट है। बना लो बेटा अक्यूमुलेट फंड। अगेन कोई कैलकुलेटर पे प्लस माइनस करना चाहता है कर ले बेटा। 6550 एसेट है बेटा, 25 लाइबिलिटी है, 50 एसेट है, 500 एसेट है, 300 लाइबिलिटी है, और 500 एसेट है। तो जरा मुझे बता दो कि मेरा अक्यूमुलेटेड फंड कितना आता है? आप डायरेक्ट प्लस माइनस कर लीजिएगा बेटा, अकाउंट ना बनाइएगा, एग्जाम में एमसीक्यू में टाइम कम होता है। डायरेक्ट आंसर ही बता दो मुझे कितना आ रहा है। कोई बता सकता है अल्लाह का वली? क्या आंसर है? छोड़ दें सर, आपसे तो आंसर निकलेगा नहीं। 7275, डी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी। सर आगे हैं, उसके बाद क्या कहता है अ स्पोर्ट्स क्लब प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट वाज द टोटल इनकम फॉर द ईयर? सर आ जाए, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इनकम है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट इनकम है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है, रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर है, वेजेस एक्सपेंडिचर है, तो दो इनकम है खाली। 26,800 प्लस 4200, इतने आसान आसान एमसीक्यूज आते हैं बेटा। जरा बता दो कि कितना आता है सर? टोटल करके बता दो कितना आता है। मेरे हिसाब से 31,000 आना चाहिए बेटा, विच इज डी। क्या ये क्लियर है? एक दफा चेक भी कर लो बेटा, क्या ये क्लियर है? आगे हैं। उसके बाद कहता है स्पोर्ट्स क्लब वाज फॉर्म्ड ऑन 1 सितंबर 2019, फर्स्ट ईयर है सर।
फर्स्ट ईयर है बेटा ट्रेडिंग का। बोलता है व्हाट में अपेयर इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया बेटा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में या तो पैसा आना या पैसा जाना होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री कभी भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में नहीं आता, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बेटा। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सर पैसे नहीं मिले, इनकम अर्न की लेकिन पैसे नहीं मिले, सब्सक्रिप्शन अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एसओएफपी में आता है ये तो। और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ट्रेडिंग अकाउंट और एसओएफपी में आता है बेटा। सर डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सर एक्सपेंडिचर में आता है। सर ए इज माय आंसर। क्लोजिंग बैंक बैलेंस, क्या ये क्लियर? उसके बाद है क्या कहता है, कहता है विच ग्रुप कंटेन्स ओनली आइटम्स, खाली वो आइटम्स जो दोनों इनकम स्टेटमेंट ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ क्लब में आ सकते हैं बेटा। अच्छा सर, जरा पार्ट बी पढ़ते हैं। सर बैंक चार्जेस, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स रेवेन्यू, गलत, ये आंसर नहीं हो सकता। बैंक चार्जेस तो आ सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आता, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बेटा। ऐसा ही है। सी पे आओ। सर डेफिसिट, सेल्स रेवेन्यू, ट्रेजरर्स एक्सपेंसेस, गलत। सर डेफिसिट दोनों में नहीं आता, डेफिसिट सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है, सेल्स रेवेन्यू सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और ट्रेजरर एक्सपेंसेस किसी में भी आ सकता है बेटा। सर डी पे आए, बल्कि एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ये ट्रेजरर एक्सपेंसेस जो हैं, ट्रेजरर जो है वो क्लब का होता है बेटा, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं होता सर। तो ये भी ये नहीं है। अब आओ तीसरी डी पे आओ। डेप्रिसिएशन हो सकता है बेटा, ट्रेजरर एक्सपेंसेस नहीं हो सकता क्योंकि वो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। ट्रेजरार है ना बेटा, ट्रेजरार ऑफ क्लब, ट्रेजरार ऑफ, कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता। सर वेजेस भी नहीं आ सकता, आंसर इज ए बेटा। बैंक चार्जेस, डेप्रिसिएशन, वेजेस, ये तीनों ऐसे नेचर के आइटम्स हैं जो कि किसी भी, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो ट्रेडिंग अकाउंट में उसमें भी आ सकते हैं, चाहे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो उसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि मेरा बैंक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का भी अलग हो सकता है और क्लब का अलग हो सकता है, तो जिसके रिस्पेक्टिव बैंक चार्जेस होंगे उसके अकाउंट में आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन, दोनों के एसेट्स अलग हैं, डेप्रिसिएशन दोनों का अलग होगा। मैंने दोनों जगह स्टाफ रखे, ट्रेडिंग अकाउंट के बिजनेस के लिए भी स्टाफ रखा है और क्लब के लिए भी स्टाफ रखा है, तो दोनों को अलग अलग वेजेस दे सकता हूं। चले आगे हैं। उसके बाद अगेन सब्सक्रिप्शन अकाउंट आ गया। आपसे कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट बेटा, तो मैं पहले मार्क कर लेता हूं। सर ये मेरा एरियर्स है, और सर ये मेरा एडवांस है। सही है सर, इतना पैसा मिला है और इतनी इनकम है। आपसे कहता है सब्सक्रिप्शन प्रीपेड ऑन 1 जनवरी अमाउंटेड टू 2000, गलत, प्रीपेड नहीं है, अक्रूड है, एरियर्स है बेटा। अच्छा सी पे आओ बेटा। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 24,000, गलत। सब्सक्रिप्शन मिली 29,000 की है, ये इनकम होती है, ये पैसे मिले होते हैं बेटा। सर तो ये तो इनकम है, पैसे थोड़ी मिले। सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड अमाउंटेड टू 29,000, सर सब्सक्रिप्शन यानी इनकम मेरी 29,000 नहीं है, इनकम 24,000 है, मिले 29,000 है। सर बी इज माई आंसर। सब्सक्रिप्शन प्रीपेड ऑन 31 दिसंबर 2020 अमाउंटेड टू 3,000, एडवांस है बेटा, ये हमने भी हाईलाइट किया है। क्या ये क्लियर है? आगे हैं सर। Which term is used to describe surpluses which have been earned by a club over its lifetime बेटा? सर जितने भी सरप्लसेस क्लब कमाएगा ओवर इट्स लाइफ टाइम, तो वो क्या होगा सर? सब्सक्रिप्शन नहीं हो सकता, सब्सक्रिप्शन तो एक तरह की इनकम है बेटा। सर कैपिटल भी नहीं हो सकता क्योंकि ओनर नहीं होता है। अब बचा अक्यूमुलेटेड फंड और रिटेन अर्निंग्स, आप मुझे बताएं, रिटेन अर्निंग्स लूं या अक्यूमुलेटेड फंड लूं? हाँ भाई बताओ बेटा, अक्यूमुलेटेड फंड होगा या रिटेन अर्निंग्स होगा? बताओ बेटा। सर अक्यूमुलेटेड फंड तो कैपिटल होता है, मैंने कंपनी में आपको पढ़ाया था, जितना प्रॉफिट कंपनी हर साल बचाती है वो री इन्वेस्ट हो जाता है, उसको रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। तो अगर आज मेरे मेरे क्लब ने 1,000 सरप्लस कमाया, अगले साल 2,000 कमाया, तीसरे साल बेटा 5,000 कमाया, तो सर टोटल अभी तक 3 सालों के ऑपरेशन में कितना सरप्लस मैं कमा चुका हूं? 8,000, वो रिटेन अर्निंग्स होता है। सी इज माई आंसर। तो जिन्होंने सी कहा बिल्कुल सही कहा बेटा। क्या ये क्लियर है सर? हमें जल्दी बताएं। सर आगे हैं, कहता है विच स्टेटमेंट अबाउट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं। सर इट इंक्लूड्स अमाउंट प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, बिल्कुल, पैसे एडवांस मिलेंगे तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आता है बेटा। सर इट्स नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर एक्सक्लूडेड, बिल्कुल, पैसे आए हैं या गए हैं तो ही जो है वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में आता है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता।
द बैलेंस रिप्रेजेंट्स कैश एंड बैंक बैलेंसेस, बिल्कुल सही है सर, ये भी आंसर। तो इनकरेक्ट क्या है बेटा? इट शो सरप्लस ऑफ द ईयर। सर सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाता है, रिसिट्स एंड पेमेंट्स नहीं दिखाता। क्या ये क्लियर है सर? हाँ दोस्त जल्दी से बताएं, क्या ये क्लियर? आखिरी एमसीक्यू है क्लब अकाउंट्स का, क्या कहता है? A sports club was formed on 1st August. During the year ended 31st July, club purchased equipment costing 5,000 paying by check. सर पेइंग बाय चेक है तो रिसिट्स एंड पेमेंट्स में आएगा। सर इक्विपमेंट का खरीदना इज नॉट एन एक्सपेंस, उस इक्विपमेंट पे जो डेप्रिसिएशन लगता है वो एक्सपेंस होता है। तो आपसे पूछ रहे हैं इन विच ऑफ द क्लब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिड दिस अपीयर, एंट्री क्या बनती है बेटा? सर इक्विपमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। तो बैंक क्रेडिट की वजह से रिसिट्स एंड पेमेंट्स में तो आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कभी भी ये नहीं आएगा। इस पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो रिकॉर्ड होता है। आपसे पूछ रहे हैं ये आएगा या नहीं आएगा? सर तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एसेट खरीदना एक्सपेंस नहीं है, उस एसेट जो खरीदा है उस पे फॉल अगर आ रहा है तो वो एक्सपेंस है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा सर, फिर एसओएफपी में जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है, नॉन करंट एसेट है। तो आंसर होगा बेटा हमारा बी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में जाएगा और एसओएफपी में जाएगा। चले आगे हैं बेटा, अब अगला हमारा चैप्टर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 से 4 एमसीक्यूज हर साल बेटा आपके पेपर में इस चैप्टर से आते हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है बेटा। आए अब इसमें बेटा पॉलिसीज भी हैं। पॉलिसीज क्या होती हैं बेटा वो मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं वो मुझे आपको बताना है। सर प्रिंसिपल्स में 5 चीजें आती हैं बेटा, बहुत गौर से सुनना। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स 5 तरह के हैं। सर वो प्रिंसिपल्स क्या हैं सुन लें, आए जरा बात कर लेते हैं इस पे डिटेल में बेटा। सर पहला मेरा प्रिंसिपल होता है, और ये प्रिंसिपल्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं बेटा। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की मैं बात कर रहा हूं उनका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होता है। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा रेलेवेंट होने चाहिए हैं, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा रिलायबल होने चाहिए। इन सब की डेफिनेशन अभी मैं बताऊंगा, और आपको थ्योरी में भी मैंने लिखवाई है, आपको जो थ्योरी हैंडआउट दिया है उसमें लिखा हुआ है बेटा। तीसरा है बेटा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। देख लेते हैं एक दफा किधर गया वो। हाँ ये रहा। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। 4 है बेटा, 5 नहीं है। अब आओ। सर रिलायबल का क्या मतलब है? सर फ्री फ्रॉम एरर्स एंड इश्यूज होने चाहिए बेटा। रिलायबल का मतलब क्या है? रिलायबल का जाके जरा गूगल पे मीनिंग निकाल लो बेटा। रिलायबल मतलब सच्चा, ट्रू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ट्रू। कोई गलत इंफॉर्मेशन मेरे फाइनेंशियल्स में नहीं रिकॉर्ड होनी चाहिए बेटा, इसका मतलब है रिलायबल। अंडरस्टैंडेबल का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय एनी यूजर। सर चाहे वो अकाउंटिंग बैकग्राउंड का हो या नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड का हो, आपके फाइनेंशियल ऐसे होने चाहिए जो सबको समझ आए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय एनी यूजर। क्योंकि मैं अगर कंपनी अकाउंट्स की बात करता हूं बेटा, वहां पे शेयर्स बेचते हैं, तो आप भी शेयर खरीद सकते हो, आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है। आपके मोहल्ले में जो दूध वाला है बेटा, उसने भी अगर कंपनी का शेयर खरीदा तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाने पड़ेंगे ताकि उसको समझ आए, क्योंकि अगर उसको समझ नहीं आएगा वो आपकी कंपनी का शेयर ही नहीं खरीदेगा बेटा। अच्छा, कंपेरेबल बेटा। सर कंपेरेबल का क्या मतलब है? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिजल्ट्स कैन बी कंपेयर्ड इन टू वेज। कंपैरिजन किस तरह कर सकता हूं बेटा? एक तो हम कंपैरिजन इस तरह कर सकते हैं, करंट ईयर विद प्रायर ईयर। मेरे फाइनेंशियल ऐसे होने चाहिए जो करंट ईयर विद प्रायर ईयर बता सकें,
कि भाई पिछले साल इतनी परफॉर्मेंस थी, इस साल इतनी परफॉर्मेंस हुई है। कंपेयर कर सकोगे तभी तो पता चलेगा कि इस साल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा, जो हमने रेशियोज में सीखा था बेटा। दूसरा, कंपेयर विथ कंपेटिटर्स। सर अगर मैं जो है सर अगर मैं जो है वो मेरी अगर बाटा के शूज की दुकान है, तो मैं सर्विस से, मेरे फाइनेंशियल ऐसे होने चाहिए कि मैं सर्विस या किसी भी कंपेटिटर से, एल्डो कोई भी जूते के ब्रांड के कंपेटिटर से उसको मैच कर सकता हूं। पहला रेलेवेंट, ओनली ओनली अब इसको मैं कैसे कह सकता हूं बेटा? अच्छा, ट्रू के साथ इसको एक्यूरेट भी लिख सकते हो बेटा। अब रेलेवेंट का क्या लिख सकते हैं? ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज। अब आप बोल रहे होंगे सर आप तो यही रेलेवेंट नाम ही लिखवाने, समझाएंगे कैसे? बेटा कोई इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन ना हो, कोई फजूल की बात हमें फाइनेंशियल्स में नहीं करनी है। रेलेवेंट का मतलब टू द पॉइंट बात होगी बेटा। ओनली रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मतलब टू द पॉइंट। कोई चीज एक्स्ट्रा मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा बेटा। क्या ये चारों प्रिंसिपल्स हमें क्लियर? तो बेटा जब भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात होती है तो साथ ही साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की भी बात होती है, और वही एमसीक्यूज में आता है। अब आए जरा फ्रेश फ्रेश अभी पढ़ा है ना बेटा, तो अभी देख लेते हैं। कहता है पहला एमसीक्यू, व्हेन इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट? अब आओ जरा, अभी हमने पढ़ा था रेलेवेंट का मतलब क्या है सर। सर रेलेवेंट का मतलब ये है कि आप जो है वो, सर अभी हमने पढ़ा था रेलेवेंट का मतलब क्या है कि टू द पॉइंट बात करनी है हमें। हम जो है वो आलतू फालतू बात ना करें बेटा, ठीक है? आ जाए। कहता है व्हेन इट कैन बी कंपेयर्ड विद इंफॉर्मेशन फॉर अदर पीरियड्स। गलत सर, ये तो कंपेरेबल की बात कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था बेटा। व्हेन इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूजर ऑफ अकाउंट्स। सर ये तो अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता बेटा। अच्छा, व्हेन इट चेंजेस बिजनेस डिसीजंस, और व्हेन इट इज फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस। बेटा तो फ्री फ्रॉम एरर एंड बायस तो एक्यूरेसी होता है, एक्यूरेट होता है। तो बचा क्या बेटा? सी। ऐसी इंफॉर्मेशन आप रेलेवेंट होगी जो कि बिजनेस के डिसीजन को ही चेंज कर देगी बेटा। अगर आपने ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं बताई तो बिजनेस वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। क्या ये क्लियर है हमें सर बेटा? थ्योरी वाले एमसीक्यूज में क्या करना है, पढ़ के गलत वाले हटा देना है। देखो, कंपेरेबल आराम से आइडेंटिफाई कर लिया, क्रॉस हो गया। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टूड के नाम से अंडरस्टैंडिंग निकला बेटा। देखो, कंपेयर के नाम से कंपेरेबल निकला, अंडरस्टूड के नाम से अंडरस्टैंडिंग निकला, एरर और बायस की नाम से एक्यूरेट निकला, तो बचा क्या? सी। क्या मसला है अरसलान? चले। विच आइटम लिमिट्स द यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूजफुलनेस को इम्पैक्ट करेंगे बेटा? आओ। सर कहता है डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल नॉन करंट एसेट एक्सेप्ट लैंड। सर ये लिमिट नहीं करता, हम लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, तो ये तो अच्छी इंफॉर्मेशन है बेटा। सर डेट्स विच नो कैन नो लॉन्गर बी कलेक्टेड आर रिटन ऑफ। तो सर ये भी कोई आपकी इंफॉर्मेशन को लिमिट थोड़ी करते हैं, यूजफुलनेस आपकी लिमिट नहीं करेंगे ये। लॉन्ग टर्म लोन्स आर डिस्क्लोज सेपरेटली फ्रॉम शॉर्ट टर्म लोन। सर हमेशा सेपरेटली तो डिस्क्लोज करते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स करंट लायबिलिटी में आते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं, तो बिल्कुल सही है। सर डी इज द आंसर। सर ओल्डर एसेट्स में बी रिकॉर्डेड एट वैल्यूज विच आर नो लॉन्गर अप टू डेट। सर रेलेवेंस में यही तो मतलब पता है, पड़ा है। अप टू डेट चीजें नहीं होंगी, रेलेवेंट नहीं होंगी बेटा। रेलेवेंट नहीं होंगी तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की यूजफुलनेस को लिमिट कर देगा वो। क्योंकि अगर आपकी एसेट सही वैल्यू पे नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बनाए हैं, या अब आउटडेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चले आगे हैं बेटा। उसके बाद कहता है बेटा, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट आर एबल टू ग्रास्प द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोवाइडेड। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आर एबल टू ग्रास्प। ग्रास्प का क्या मतलब? सर समझ सकते हैं वो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट को। अंडरस्टैंडेबिलिटी, अंडरस्टैंड कर सकते हैं बेटा वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। सो आंसर इज डी, क्लास। आगे हैं। व्हाट डज द गोइंग प्रिंसिपल मीन? बेटा मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आपको बताया था फॉरसीबल फ्यूचर का जो वर्ड है वो हिंट होगी इसके लिए बेटा।
गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का मतलब क्या है बेटा, आज मैं देख रहा हूँ मेरा बिजनेस अगले साल चलेगा या नहीं चलेगा। जैसे अभी वॉर के टाइम्स चल रहे हैं, अब आप लोग तो पाकिस्तान में बेटा, हम लोग जीसीसी में हैं। तो यहाँ पे तो गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो गया है बेटा। लोगों को नहीं पता कि उनका कारोबार अगले साल होगा या नहीं होगा। जिस तरह कोविड में हुआ था, काफी लोग आउट ऑफ बिजनेस चले गए। तो वो अपने बिजनेस को फ्यूचर में फोर्सी नहीं कर सकते थे, देख नहीं सकते थे कि हमारा बिजनेस अगले साल चलेगा या नहीं चलेगा। तो सबसे बेस्ट वर्ड टू हाईलाइट गोइंग कंसर्न क्या है? फोर्सिएबल फ्यूचर। सी इज माई आंसर। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त, जल्दी से बताएं। आगे हैं बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बायस। सर अभी समझाया आपने। रिलायबिलिटी, सच्चे होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, कोई एरर्स या कोई बायसनेस, बायसनेस मतलब बिला वजह की जो है वो गलत गलत बातें नहीं होनी चाहिए हैं। आगे हैं, ये तो बहुत आसान आसान है बेटा। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अर्न व्हेन लीगल ओनरशिप ऑफ गुड्स passes to the purchaser? सर प्रॉफिट तब रिकॉग्नाइज हो जब अर्न हो, और लॉसेस रिकॉग्नाइज होंगे जब एक्सपेक्ट होंगे। ये याद है कौन सा कॉन्सेप्ट कहता था? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इनकम इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन अर्न बेसिस, वेयर एज इनकम तब तक रिकॉर्ड नहीं करूंगा बेटा जब तक जो है वो एक्चुअल में अर्न नहीं हो जाती, लेकिन लॉस तब रिकॉर्ड करना होगा जैसे ही आपको पता चल जाए बेटा। आगे आओ। The employees of business are highly skilled, but this is not recorded in the financial statement of the business. Which accounting principle is being applied? बड़ा ही आसान बेटा। लेट सपोज एक एग्जांपल आपको मैं इसको समझाने के लिए देता हूँ। मेरे बेटा बिजनेस में 10 लोग काम करते हैं। मैंने उन 10 लोगों को ट्रेनिंग पे भेज दिया बेटा। उसकी ट्रेनिंग की कॉस्ट मैंने बेयर की बेटा 10,000 रुपए। मुझे ये तो पता है बेटा कि मैंने ट्रेनिंग की कॉस्ट 10,000 पे की है, जो कि मेरा एक्सपेंस होगा और मैं इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर सकता हूं। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये असेस कर सकता हूं कि किस किस एम्प्लॉय ने कितना सीखा उस ट्रेनिंग से? हाँ भाई, क्या मैं ये मेजर कर सकता हूं कि किस एम्प्लॉय ने कितना सीखा उस ट्रेनिंग से? बताएगा कोई? क्या कोई मेजरिंग टूल है दुनिया में जो ये मेजर कर सके? जैसे आप लोग, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैं ये मेजर कर सकता हूं कि आपको कितनी अकाउंटिंग आती है? आप लोग कितने स्किल्ड हैं? क्या ये कोई मेजर कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए इस मेजरमेंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते फाइनेंशियल्स में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है फाइनेंशियल्स में सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड होगी जो मेजरेबल हो। एम्प्लॉयज की जो स्किल्स हैं वो मेजर नहीं कर सकते, तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है? मनी मेजरमेंट। आगे आए बेटा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बायस। सिंपल बेटा, आप तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सी आंसर है, रिलायबिलिटी। आगे हैं। व्हाट इज एन एप्लीकेशन ऑफ मटीरियलिटी प्रिंसिपल? सर मैंने आपको बताया था मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा। एक ऐसी चीज, एक ऐसा, लेट सपोज मैं एक स्टेपलर खरीद रहा हूं बेटा अपने बिजनेस के लिए। एक $1 बिलियन कंपनी या $1 मिलियन कंपनी के लिए कैलकुलेटर कितने, $3-4 का मिलता है बेटा। उसके लिए कोई इतनी वो स्टेपलर इतनी वैल्यू नहीं रखता होगा। लेकिन अगर एक $1,000 की कंपनी है बेटा तो $3 से $4 उसके लिए बहुत ज्यादा मटेरियल होते हैं बेटा। तो मिलियन या $1 बिलियन कंपनी के लिए वो इमटेरियल होगा, वो उसको एक्सपेंस आउट करता है बेटा। और जो छोटी कंपनी है वो उसको क्या रिकॉर्ड करेगी बेटा? नॉन करंट एसेट। तो आए जरा ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑलवेज यूज स्ट्रेट लाइन मेथड व्हेन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई। मटेरियलिटी तो ऐसा कुछ नहीं कहता। उल्टा डेप्रिसिएशन तो हम नेचर के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं बेटा। मैंने आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाते वक्त बताया था। स्ट्रेट लाइन मेथड उन एसेट्स के लिए होगा जो स्लो मूविंग नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जो अपनी वैल्यू इतनी जल्दी डिक्रीज नहीं करते। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टेक्निकल या फास्ट मूविंग नॉन करंट एसेट्स के लिए यूज होता है। तो ये तो आंसर नहीं है बेटा। बी पे आओ। बाइंग रॉ मटेरियल्स ऑन क्रेडिट रादर देन पेइंग इमीडिएटली। सर ये तो कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने आपको जो ये कहता हो। चौथे पे आओ। रिकॉर्डिंग गुड्स सोल्ड ओनली व्हेन इट्स लीगल टाइटल पासेस टू बायर। सर ये भी नहीं है, ये तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है बेटा, जहां पे रेवेन्यू जो है वो शुड कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता अर्न करने से पहले। अब आप लोग पूछ रहे होंगे सर आपने तो हमें पढ़ाया ही नहीं बेटा। तो बेटा अब ये कोर्स में नहीं है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। सी इज द आंसर। चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ लाइट बल्ब्स एंड बैटरीज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये शायद एक बड़ी कंपनी होगी बेटा जो बल्ब खरीद रही है, वो उसको एक्सपेंस आउट कर रही है। लेकिन अगर एक छोटी कंपनी होगी तो वो उसको शायद नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करे। आगे आए बेटा।
विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉर्डेड बिफोर इट इज अर्न्ड। अब ये बहुत ही एक सिंपल, देखो वैसे मैंने आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने वैसे आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इन्वेंट्री में, याद करो, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस। वो न्यूज़पेपर वाली कंपनी की एग्जांपल याद है? एक बंदा जो सुबह मुझसे न्यूज़पेपर लेकर जा रहा है, जब तक वो शाम में वापस नहीं आएगा मैं सेल्स बुक नहीं कर रहा बेटा। क्यों? हो सकता है कि वो शाम में आके मुझसे सुबह 900 न्यूज़पेपर लेके गए, हो सकता है वो 100 ना बेच पाए, तो वो शाम में 20 नहीं बेच पाया, वो मुझे वापस कर रहा है तो मुझे लेने पड़ेंगे, वरना वो आउट ऑफ बिजनेस चले जाएगा। क्योंकि वो इन्वेंट्री का रिस्क होल्ड नहीं करना चाहता बेटा। तो कंपनी तब तक सेल रिकॉर्ड नहीं करेगी जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि कंपनी ने अर्न कर ली है सेल। अगर आपको याद हो, मैंने इन्वेंट्री में गुड सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस की न्यूज़पेपर की एग्जांपल दी थी। क्योंकि अगर क्योंकि अगर कंपनियों ने, ये न्यूज़पेपर कंपनियों ने अगर ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई जितने लेकर जा रहे हो उतने बेचोगे, हम कुछ वापस नहीं लेंगे, तो बेटा इससे तो कंपनी का लॉस होगा बेटा। एक तो एजेंट्स जो है वो ये काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि जितना उन्होंने कमीशन अर्न नहीं किया होगा न्यूज़पेपर बेचने पे, उतना तो नुकसान हो जाएगा न्यूज़पेपर खरीदने पे। और अगले दिन तो पिछले दिन का न्यूज़पेपर किसी काम का ही नहीं है बेटा, तो इसलिए एजेंट तो काम करेगा ही नहीं, इसलिए एजेंट को इस टर्म्स पे दिया जाता है बेटा। तो मैं रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज करता हूं जब मैं एक्चुअल में कंफर्म हो जाए कि मैंने अर्न कर लिया है, तो वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट वो कहता है। बेसिकली वैसे कोर्स में नहीं है, लेकिन गुड सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस के लिए मैंने आपको पढ़ाया था, इसलिए मैंने आपको रिकैप दे दिया। क्या हमें ये क्लियर है सर? आगे हैं। विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड एरर्स। बड़ा ही आसान सर, रिलायबिलिटी। बार बार घूम चौरंगिया घूम फिर के आ रहा है बेटा ये बार बार। आगे हैं। Rashid's financial year ends on 31st December. He paid rent on 1st Feb, 1st May, 1st August and 1st November. An adjustment was made in income statement for the rent prepaid बेटा। मैंने आपको पढ़ाया था, मैचिंग या अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट होता है जिसके तहत हम पाप का अकाउंट बनाते हैं और अपना एक्सपेंस इनकर्ड निकालते हैं। अगर मुझे जो है वो एडजस्टमेंट नहीं करूंगा तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में एक्सपेंस या इनकम कितना था। उसके बाद आ जाए बेटा, अगेन गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल आ गया। मैंने आपको कहा था लुक फॉर द वर्ड ऑफ फोर्सिएबल फ्यूचर, तो फोर्सिएबल फ्यूचर बी में आ रहा है बेटा, बी इज माय आंसर। आगे हैं। एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर अ कंपनी डिड नॉट अकाउंट फॉर अनयूज्ड स्टेशनरी वैल्यूड एट 50। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिड द कंपनी अप्लाई? अब बेटा सुनना जरा बहुत गौर से। कहता है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर कंपनी डिड नॉट अकाउंट फॉर अनयूज स्टेशनरी वैल्यूड एट 50। हमने अकाउंट फॉर ही नहीं किया है बेटा इस $50 की अनयूज स्टेशनरी को। अच्छा। विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिड द कंपनी अप्लाई बेटा? अब सबसे पहले तो सुनना बेटा, मनी मेजरमेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि स्टेशनरी आपने पैसों से खरीदी है। प्रूडेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्वेंट्री खराब नहीं है, इन्वेंट्री खराब होती तो प्रूडेंस होता। मटीरियलिटी भी नहीं है बेटा, क्योंकि सर क्योंकि सर यहाँ पे तो एक्सपेंस आउट या नॉन करंट एसेट की बात ही नहीं हो रही, और क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरा करंट एसेट होता है। सर आंसर इज ए। सुन लो क्यों। सर जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम फॉर्मेट क्या लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आप माइनस कर रहे हो ना, इसका मतलब है आप अकाउंट फॉर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे सर? इसीलिए नहीं कर रहे कि ये इन्वेंट्री आपने बेचा नहीं है। इनकम स्टेटमेंट में वो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होता है जो आप गुड्स बेच चुके हो। अगर मैं गुड्स बेच ही नहीं रहा, वो सेल्स में ही शामिल नहीं है, तो मैं उसकी कॉस्ट भी क्यों रिकॉर्ड करूंगा बेटा? क्या ये क्लियर होता है सर? मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? एक्सपेंस आर टू बी मैच विद इनकम। एक गुड्स जो अनसोल्ड है, जो आपने भी बेचे ही नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग द यूनिट्स। तो एक यूनिट बेचा ही नहीं तो उसकी कॉस्ट क्यों रिकॉग्नाइज करूंगा बेटा मैं? क्या ये क्लियर है सर हमें? चलें आगे हैं। A trader wrote off the balance on creditor's account as irrecoverable. Which accounting principle was applied बेटा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बताया था बेटा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत हम बेड डेट्स रिकॉर्ड करते हैं बेटा। आगे हैं। द स्पेशल स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज आर नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन दोबारा घूम के आ गया बेटा, मनी मेजरमेंट अभी ऊपर डिस्कस किया था बेटा। आगे आओ। हाउ कैन अ बिजनेस कंप्लाई विद अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस? सर कंप्लाई कैसे करेगा? सर तब तक इनकम रिकॉर्ड नहीं करूंगा जब तक जब तक एक्चुअल में अर्न ना हो। तो मुझे क्या अवॉइड करना है? मुझे ओवर स्टेटमेंट अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर प्रूडेंस ना होता, लोग जाली जाली इनकम बुक करते कि भाई हमें पता है 3 साल बाद एक इनकम आने वाली है, आज रिकॉर्ड कर लेते, और 3 साल बाद पता चलता वो इनकम आई भी नहीं है। और लॉसेस को क्या करना है? अवॉइड करना है अंडरस्टेटिंग। क्यों?
जब भी लॉस होगा, फ्यूचर का लॉस अगर आज आपको पता चल गया, आपको आज रिकॉर्ड करना जरूरी है। कोई बिला वजह अपने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करता बेटा, और अपना प्रॉफिट कम नहीं करेगा, इनकम बिला वजह रिकॉर्ड करेगा। तो इनकम के लिए ओवर स्टेटिंग और लॉस के लिए अंडर स्टेटिंग। क्या ये क्लियर है सर हमें? हाँ दोस्त, जल्दी चलें आगे। उसके बाद बोलता है बेटा, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ बिजनेस आर प्रिपेयर्ड ऑन अ बेसिस दैट इट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर मेनी इयर्स इनटू द फ्यूचर। फॉरसीबल फ्यूचर का वर्ड आ गया। गोइंग कंसर्न आंसर है बेटा, सिंपल आंख बंद करके। आगे है, when Marina opened a business, she purchased a stapler for the office. She recorded this as office expenses rather than office equipment. आ गया बेटा। कुछ कंपनीज एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगी, बड़ी कंपनीज इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगी, और छोटी कंपनी इसको नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड करती हैं। तो मटीरियलिटी बेटा, किसी के लिए वो मटेरियल होगा स्टेपलर, किसी के लिए मटेरियल नहीं होगा। अभी बस समझाया था आपको। उसके बाद है, a limited company applied the accounting objective of comparability in preparing this financial statements. What is the effect of this on interested parties? बेटा देखो, कंपेरेबल कोई कंपनी क्यों बनाती है फाइनेंशियल्स? ताकि डिसीजन मेकिंग आसान हो सके यूजर्स के लिए, वो कंपेयर कर सकें कि इस साल परफॉर्मेंस अच्छी थी या पिछले साल। तो आपसे कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन दिस ऑन इंटरेस्टेड पार्टीज। सर दे कैन बी श्योर दैट इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज अप टू डेट। सर ये तो रेलेवेंट हो गया, ये तो कंपेरेबल है ही नहीं। रेलेवेंट का मतलब है ना अप टू डेट हो, कोई आउटडेटेड इंफॉर्मेशन ना हो। सर बी पे है, दे कैन, सॉरी सी पे है, दे कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली। सर ये तो अंडरस्टैंडेबिलिटी हो गया। चार प्रिंसिपल्स पढ़ा है ना बेटा, तो उसी के तहत आइडेंटिफाई कर रहा हूं। सर दूसरा बच गया और चौथा बच गया। सर देख, दूसरा आंसर है बेटा, दे कैन आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अदर बिजनेसेस। या तो मैं, आ जाए बेटा, सर या तो मैं जो है वो, सर या तो मैं जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करूंगा बेटा अपने पिछले साल से, या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करूंगा दूसरे बिजनेसेस से। सो बी इज माय आंसर। आगे हैं, कहता है कमिका's फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिड नॉट कंप्लाई विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। व्हाट हैड कमिका डन? सर, सर वैल्यूड हर इन्वेंट्री। सर वैल्यू होती है, मनी मेजरमेंट नहीं है। रिकॉर्डेड हर ड्राइंग इन वेजेस एंड सैलरीज, मनी मेजरमेंट है। फॉरगॉट टू इंक्लूड प्रीपेड इंश्योरेंस, मनी मेजरमेंट है। इंक्लूडेड अ वैल्यू ऑफ स्किल फॉर द एम्प्लॉय, अभी आपको बताया था एम्प्लॉय की स्किल को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटा। तो अगर हमने वैल्यू ऑफ स्किल एम्प्लॉयज की डाल दी फाइनेंशियल में, तो वो मेजरेबल नहीं है। तो मनी मेजरमेंट के तहत उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए फाइनेंशियल्स में। आखिरी आ जाए बेटा, मेरा लैपटॉप बंद हो गया इसलिए आपको वीडियो नहीं दिख रही। कहता है which international accounting objectives are described by the following statement. Information in financial statement must be free from material error and bias. सर ये तो accuracy हो गया। Users must be able to identify differences and similarities between information and different financial statements. Comparable हो गया। तो सर पहले वाले पॉइंट का आंसर है एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी यानी सॉरी रिलायबिलिटी। एक्यूरेसी तो मतलब था बेटा उसका जो मैंने आपको बताया था, रिलायबिलिटी है बेसिकली है। तो सर पहला वाला रिलायबिलिटी, दूसरा वाला कंपेरेबिलिटी, इसके हिसाब से बी इज माय आंसर। क्या ये क्लियर है सर हमें? जल्दी से बताएं। हाँ दोस्त, क्या ये क्लियर है सर हमें? जल्दी बताएं भाई, फटाफट से। तो सर विद दिस हमारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस यहीं खत्म होती है। मैंने आपको कल भी बताया था बेटा कि मैं जो है वो आप लोगों को एक एमसीक्यू का हैंड आउट भेजूंगा, जिसमें हमने जितनी भी समरी वीडियोस पढ़ी हैं उसमें मैंने जो जो स्लाइड्स आपके सामने लिखी थी समरी वीडियोस बना पढ़ाते हुए, उसको मैंने उसमें समराइज किया है। पूरे कोर्स को मैंने 11 पेजेस में समराइज किया है बेटा। वो 11 पेजेस आपको याद करने, प्रिंट आउट निकालें, याद करें। वो याद नहीं करेंगे तो एमसीक्यू सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट वीक से हम अपने ईयरली पास पेपर अब स्टार्ट करेंगे बेटा। सो आई विल बी शेयरिंग द स्केड्यूल टिप्स एवरीथिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा।